गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर होता है ऐसा वरदान वर्षों से चला आ रहा था। अभी के समय में भी गांव में पंचायत होती है, वहाँ पे एक सरपंच होते हैं और गांव के और लोगों को पंच बना करके वहाँ पे गांव के बीच में जो झगड़े लड़ाई हुआ करते हैं वहाँ वो उनके पास जा कर के उसे सॉर्ट आउट किया करते हैं और वहाँ जा कर के जो चीज़ें अपनी सारी परेशानियों को बताते हैं और दूसरे की भी परेशानी सुनते हैं और पंच जो है जो फैसला देते हैं सरपंच उसको मानते हैं और उस फैसले को सरपंच जो है जो कहते हैं वही मान्य होता है। तो यही कारण है कि पंच को परमेश्वर का रूप दिया गया, यानी भगवान का रूप दिया गया है। तो इस चैप्टर का मेन तो यही था कि पंच परमेश्वर होता है। पंच का जो सरपंच होता है उसका जो कहना होता है उसको लोग परमेश्वर के रूप में लकीर मान लेते हैं और उसे मान करके सारे काम को करते हैं। आज हम लोग इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इस कहानी में पंचायती परंपरा की अनुपम झांकी मिलती है। जब कोई व्यक्ति न्याय के सिंहासन पर बैठता है तो वह आपसी प्रेम और द्वेष के ऊपर उठ जाता है। वह उसके पास न आपस का प्रेम रह जाता है न द्वेष रह जाता है, वह उससे भी ऊपर चला जाता है तथा न्याय करते समय वह इस ईश्वर स्वरूप बन जाता है। वह जो है ईश्वर के समान हो जाता है। न्याय परंपरा की ऐसी ही अनूठी मिसाल इस कहानी में देखने को मिलती है। जुम्मन इस सत्य को तब अनुभव करता है जब वह स्वयं न्याय के सिंहासन पर विराजता है, बैठता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे मित्र थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे ये दोनों एक ही गांव में रहते थे और ये दोनों जो थे वो गहरे मित्र थे। दोनों का आपस में खूब प्यार और विश्वास था। दोनों मिलजुल कर साझे में खेती और लेन देन करते थे। जुम्मन हज करने गए तो अपना घर चौधरी के भरोसे छोड़ गए। उन दोनों की दोस्ती गांव भर में एक मिसाल थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम विश्वास था। दोनों मिलजुल कर अपना काम किया करते थे, साझा अपना सारा काम किया करते थे। और जब जुम्मन हज के लिए चला गया तो अपना घर जो है अलगू के भरोसे छोड़ कर के चला गया और कि ये मेरे घर की देख रेख करेगा। जुम्मन के पिता जिराती ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था। जुम्मन के पिता जिराती ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था। अलगू के पिता पुराने विचारों के थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं गुरु के आशीर्वाद से आती है। अलगू ने गुरुजी की खूब सेवा की पर विद्या न आई और जुमराती शेख आशीर्वाद पर भरोसा न करते थे, उन्हें अपने डंडे पर भरोसा था। उसी डंडे का प्रताप है कि आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती है। अलगू के पिता ने तो कभी से यह संतोष कर लिया था कि विद्या उसके भाग्य में नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि अलगू के पिता और जुम्मन पिता की दोनों की सोच जो थी वो अलग थी। अलगू के पिता गुरु की सेवा कराना चाहते थे और जुम्मन के पिता जो थे जो वो उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे। तो उन्होंने जुम्मन शेख को तो पढ़ा दिया पर अलगू को जो थे वो अलगू ने अपने गुरु की सेवा सत्कार ही किया। और अलगू के पिता को यह लगता था कि मेरा बेटा जो था वो विद्या उसके भाग्य में नहीं है, वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसके भाग्य में विद्या नहीं है। जुम्मन का ऐसा प्रताप था कि उनके लिखे कागज़ पर कचहरी के आदमी भी कलम नहीं उठा पाता था। दूर दूर तक के डाकिये पुलिस वाले चपरासी तक उनकी कृपा की इच्छा रखते थे। अलगू के पास धन न था, जुम्मन के पास विद्या। जुम्मन के पास जो था अलगू के पास धन नहीं था और जुम्मन जो था वो उसके पास विद्या नहीं थी क्योंकि जुम्मन के पिता ही जो थे वो सेवा कराते थे। यहाँ पे एक बार और ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। जुम्मन के पिता जिराती ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था। अलगू के पिता पुराने विचारों के थे, उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा, मतलब अलगू के पिता जो थे कहते थे कि गुरु की सेवा करो। और अलगू को यह लगता था, मतलब अलगू के पिता को यह लगता भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के भाग्य में विद्या नहीं है, वो ऐसा सोच भी रखते थे।
लेकिन जुम्मन के प्रताप बहुत थे। जुम्मन जो था एक जगह से दूसरे जगह सारे चारों दिशाओं में जुम्मन की ख्याति फैली हुई थी और जुम्मन के प्रति जो था सभी लोग इच्छा रखते थे कि जुम्मन जो फैसला करेगा वह सही करेगा, गलत नहीं करेगा। इसलिए चपरासी, डाकिया, पुलिस वाला सब उसकी कृपा की इच्छा रखते थे कि वो जब भी बोलेगा सही बोलेगा। अलगू के पास धन था तो जुम्मन के पास विद्या, अलगू के पास धन था तो जुम्मन के पास विद्या। दोनों अपने अपने कारणों से सबके आदर के पात्र थे। अलगू के पास बहुत सारा धन था क्योंकि अलगू ने पढ़ाई लिखाई नहीं की और जुम्मन के पास विद्या बहुत था क्योंकि जुम्मन ने पढ़ाई लिखाई की थी। तो इसलिए दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही आदर और सत्कार थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनकी अपनी कोई औलाद न थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनकी कोई अपनी औलाद न थी। जुम्मन ने उनसे तरह तरह के वायदे करके उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब पकवान खिलाए गए, पर रजिस्ट्री के मोहर ने खातिरदारी पर भी मोहर लगा दी। धीरे धीरे हाल में यह और धीरे धीरे क्या हो गया, अलगू की खाला ने अपनी ज़मीन जो थी जुम्मन की खाला ने ज़मीन जो थी वो जुम्मन के नाम लिख दिया। रजिस्ट्री होने के बाद उनकी खातिरदारी कम होने लगी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहती है। अलगू की जुम्मन की खाला जो थी, जब उसकी ज़मीन जायदाद लिखवा लिए गए तो उसकी खातिरदारी भी कम होने लगी। वह अलगू की पत्नी से चिढ़ने लगी क्योंकि अलगू की पत्नी उसके किसी काम को सही से नहीं करती थी और रोटियों के साथ जब उसे रोटी खाने को देती तो 10 बातें भी उसको सुना जाती। जैसे करीमन ज़ोर ज़ोर से कहती, बघारी दाल के बिना रोटियां गले से नहीं उतरती, जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके हैं उतने से ही तो अब तक गांव मूल ले लेते। मतलब वो चिल्ला के बोलती कि अच्छे से दाल मतलब पूरा अच्छा खाना ना मिले तब तक की रोटी जो थी इनके गले से नहीं उतरती। ये बात वह जो जुम्मन था उसकी खाला को बोलती थी और कहती कि जितना हम लोगों ने इनके ऊपर खर्चा किया उतने में तो हम लोग गांव को पूरा खरीद लेते, ऐसा उनका सोचना था। खाला ने तंग आकर जुम्मन से शिकायत की और अपना चूल्हा अलग करने के लिए रुपए मांगे। जुम्मन ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया, हंसकर बोला, हमें क्या पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। और जुम्मन हंसने लगा कि हमको क्या मालूम कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला को क्रोध आया, उसने पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे और बोले, हाँ हाँ ज़रूर करो पंचायत। मन ही मन सोच रहे थे कि आसपास के गाँव में भला ऐसा कौन है जो उसके खिलाफ मुंह खोलने का साहस करेगा, क्योंकि जुम्मन तो खुद ही पंचायत किया करता था। बुढ़िया गांव भर में सबके सामने रोती फिरी। अलगू से जाकर बोली, बेटा तू भी जरूर आना। अलगू ने कहा, यूँ आने को न आऊँगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। अलगू ने कहा, यूँ आने को आ जाऊँगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। मतलब उनको उसके कहने का ये मतलब था कि जब जुम्मन जो उसका दोस्त है वही पंचायत में बोलेगा तो आने का मेरे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आऊँगा तो भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं चुप ही रहूँगा। तो क्या दोस्ती की खातिर ईमान छोड़ दोगे? खाला ने कहा कि दोस्ती के खातिर तुम अपना ईमान छोड़ दोगे? अलगू के कानों में सारी रात खाला के ये शब्द गूंजते रहे। संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने आंसू बहाते हुए कहा, पंचो 3 साल पहले मेरे भांजे जुम्मन ने रोटी कपड़ा देने का वायदा करके सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली। अब न पेट भर रोटी मिलती और न ही कपड़ा। मैं बूढ़ी विधवा औरत किस किस को अपना दुखड़ा सुनाऊं? मुझ में कोई ऐब हो तो मुझे बताओ, मैं पंचों के हुक्म सिर्फ माथे पिलाऊंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच चुनते हो? अब चूँकि ये कार्रवाई तो जुम्मन की ही होनी थी, जुम्मन ही उस समय ऐसे किरदार थे जिनके बारे में खाला बता रही थी, तो जुम्मन तो पंच बन नहीं सकते थे, इसलिए उनको किसी को पंच नियुक्त करता था। जुम्मन को आसपास वही लोग दिखाई पड़े जिससे उसका कुछ न कुछ मनमुटाव था। वे बोले, खाला जान जिसे चाहे उसे पंच चुन ले। खाला जान बोली, अरे अल्लाह के बंदे तो क्या, अल्लाह के बंदे बता क्यों नहीं देता?
पंच किसी के न दोस्त होते हैं न दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो न सही। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसे ही सरपंच चुनती हूँ। उसके बाद खाला जो थी वह अलगू के लिए जबान दे दी कि मैं अलगू को ही सरपंच चुनती हूँ, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है, इसलिए उस पर तुमको विश्वास है, मैं इसको सरपंच चुन लेती हूँ। जुम्मन मन ही मन खुश थे। अलगू बोला, जुम्मन शेख, अब खाला और तुम हमारी नज़र में बराबर हो, तुम्हें जो कहना है कहो। जुम्मन को भरोसा हो गया था कि अब वही जीतेगा। वह बोला, पंचो, यह सच है कि खाला जान की जायदाद 3 साल पहले मेरे नाम की गई। मैंने इन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया था, खुद गवाह है, मैंने इन्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। मैं इन्हें अपने माँ की तरह ही समझता हूँ, इनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर घर की औरतों में जरा अनबन रहती है। अब खाला मुझसे अलग होने के अलग खर्च मांग रही हैं। जायदाद कितनी थी यह सब जानते हैं, माहवार खर्च मुझसे न दिया जाएगा, मुझे बस यही कहना है। अलगू ने कचहरी में की तरह जुम्मन से ढेरों सवाल पूछे। रामधन मिश्र इन सवालों पर मुग्ध होते हुए जाते थे। जुम्मन मन ही मन हैरान थे कि क्या इसने दिनों की दोस्ती न काम आएगी। अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला को माहवार खर्च दिया जाए। जुम्मन ने सोचा, मित्र ने धोखा दे दिया। रामधन मिश्र और दूसरे पंच इस फैसले को जी खोलकर प्रशंसा करने लगे। लोग बोले, इसे कहते हैं न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, धर्म के राह पर दोस्ती को आड़े न आने दिया। इस फैसले ने जुम्मन और चौधरी की दोस्ती को जड़ें हिला दी। जुम्मन रात दिन बदला लेने को सोचता रहा। अच्छे कामों की सिद्धि में समय लगता है। दोस्ती हुई जुम्मन और अलगू की बहुत पहले से, लेकिन एक फैसले ने जुम्मन और अलगू की दोस्ती की जड़ें हिला दी। क्यों? क्योंकि अलगू ने जुम्मन के खिलाफ ये फैसला सुना दिया कि खाला को जुम्मन जो है माहवारी पैसे देगा। इसलिए अच्छे कामों को सिद्धि में समय लगता है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को जल्दी ही अवसर मिल गया। हुआ यूँ कि पिछले साल ही अलगू चौधरी ने बटेसर से बैलों के एक जोड़ी खरीदी थी। बैल बहुत ही सुंदर और बलवान थे, दूर दूर तक इन बैलों की चर्चा थी। जुम्मन की पंचायत एक ही महीने बाद एक ही बैल मर गया। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद जो था वो बैल मर गया। जुम्मन के दोस्त बोले, खुदा सब देखता है, यह सब करने का फल है। अलगू को शक हुआ कि कहीं जुम्मन ने ही तो बैल को विष नहीं दे दिया। चौधराइन और करीमन में भी इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। अब अकेला बैल किस काम का? मन मारकर उन्होंने बैल को समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा किया। समझू इक्का गाड़ी में मंडी तक सामान लादा करते थे। साहू ने बैल पर बोझा ढोने शुरू कर दिए। दिन भर में 3-3, 4-4 बार बैल पर बोझा लादता, न चारा न पानी, बस दिन भर दुगुना तिगुना बोझा लाद देता। थका हारा जानवर कब तक चलता, पैर हिलते ही न थे। एक दिन साहू ने बोझा लादा और कोड़े बरसाने शुरू किए। बैल ने हिम्मत की, पर शरीर ने जवाब दे दिया। बैल लड़खड़ाया और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, पर मरा बैल कैसे उठता। साहू ने बैल को खोलकर अलग किया। कुछ बोरे गुड़ और कई पीपे घी के तो बेच चुके थे, पर अभी भी कई बोरे नमक गाड़ी पे थे। उन्हें छोड़कर वहाँ कहाँ जाते। कमर में 250 रुपये बांधे थे। लाचार हो गाड़ी पर ही लेट गए। सुबह उठकर देखा तो रुपये की थैली गायब और कुछ कनस्तर तेल के भी न थे। साहू के सिर पीटकर कभी बैल को कभी अलगू को कोसता रहता। कई महीने बीत गए, साहू ने अलगू के बैल की कीमत न चुकाई। जब भी अलगू मांगता वह लड़ने लगता, मेरे सारे जन्म की कमाई लूट गई। तुम्हें दाम की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था, मेरा इतना नुकसान हो गया। जब भी लड़ाई होती तो समझू जो था वो अलगू को बार बार इसी तरह कोसता। क्यों?
क्योंकि बैल तो अलगू ने ही बेचा था इसलिए। तंग आकर अलगू ने पंचायत का दरवाजा खटखटाया। साहू ने जुम्मन को पंच चुना। जुम्मन बोले, अरे साहू ने अलगू को पंच चुना तो पंच दोनों तरफ से सवाल जवाब किए, फिर आपस में विचार करने लगे। जुम्मन ने मन ही मन सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा का हुक्म होगा। मेरे मन में कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। मैं सत्य से जरा भी न टलूंगा। जुम्मन बोले, अलगू चौधरी और समझू साहू, हमने तुम दोनों की सारी बातों पर गौर किया। फैसला यह हुआ कि बैल बीमार नहीं था। समझू यदि खरीदते वक्त दाम दे देता तो यह बात ही न उठती। उसने दाम भी नहीं दिया और बैल से कठोर परिश्रम करवाया। बैल बीमारी से ही नहीं मरा, समझू की निर्दयता से मरा है। तभी रामधन मिश्र बोले, इसे बैल मारने की सजा होनी चाहिए। समझू साहू बीच में ही बोल उठे, मेरा वैसे ही बहुत नुकसान हुआ है, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वे कुछ रियायत करे तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी को विश्वास ही न होता था कि वे खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे, पंच परमेश्वर की जय। उनकी आवाज़ सुनते ही चारों तरफ पंच परमेश्वर की जय का नारा गूंजने लगा। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। तभी जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उसे गले से लगाकर बोले, भैया, जब तुमने मेरा फैसला सुनाया था तो मैं तुम्हें दुश्मन समझ बैठा था। आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई दोस्त रहता है न दुश्मन। पंच की जुबान से तो खुदा बोलता है। अलगू की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों की मित्रता के मुरझाई लता पर फिर से हरी भरी डालियाँ, मतलब दोनों लता जो थी फिर से हरे भरे हो गए और दोनों की दोस्ती जैसे पहले थी वैसे ही होने लगी। यहाँ पर पंच परमेश्वर के बारे में मेन आपको यही बताया गया है कि जब हम किसी के बारे में, हमको किसी तख्त पे बैठाया जाता है या हमको कोई बड़ा समझकर फैसला करने के लिए देता है तो कभी भी समय और स्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, लेकिन हमें फैसला जो करना चाहिए वो हमेशा सच्चे का ही साथ देना चाहिए। जो सही है उसी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि गलत। सत्य तो अलगू चौधरी का जब बारी आया था सरपंच बनने का तो अलगू ने जुम्मन के प्रति जो सही था वही निर्णय लिया। और फिर जब जुम्मन की बारी आई अलगू के लिए फैसला सुनाने का तो जुम्मन ने भी वही किया जो पंच की कुर्सी पर बैठ कर के लोगों को करना चाहिए था, यानी कि जुम्मन ने सही फैसला सुनाया। यही कारण है कि दोनों की बिगड़ी हुई दोस्ती जो थी फिर से हरी भरी हो गई और दोनों दोस्त आपस में मिलजुल कर फिर से पहले जैसे रहने लगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पंच परमेश्वर समाप्त हो गया। इसके बाद हम इसमें आते हैं वर्ड मीनिंग पे। जो वर्ड मीनिंग है इसको बुक में रहने दीजिएगा और बुक से ही आपको पढ़ना है और हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसके अर्थ जो है उसको लर्न कीजिएगा। और बाकी चीज़ यहाँ पे है आपका टिक द करेक्ट वर्ड। टिक द करेक्ट वर्ड आप कर लीजिएगा। यहाँ पे टिक लगा हुआ भी है कि पंच परमेश्वर कहानी में डैश परंपरा की अनुपम झांकी है किसकी, तो पंचायती परंपरा की, इसके सामने टिक लगा है। जुम्मन के पिता डैश ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था, किसने, जिराती ने, खाला ने, चौधरी ने, जुमराती ने। जिराती, यहाँ पे टिक लगा है। और डैश की एक बूढ़ी खाला थी, किसकी, अलगू चौधरी, पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख या इनमें से कोई नहीं, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। इस तरीके से आप अपने जो है बुक में टिक लगा लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, ये दोनों की दोस्ती गाँव भर में मिसाल थी, ये तो PDF के थ्रू आपको जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इसको करना है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। वह बैठक जिसमें 5 लोग न्याय करने वाले हो। पंचायत। 5 न्याय करने वालों का समूह पंच। जो व्यवसाय मिलजुल कर किया जाए साझेदारी। 5 न्याय करने वालों का मुखिया सरपंच। जिसके पति का स्वर्गवास हो गया हो विधवा। इसे आप जो है हमारी वॉइस समझ रहे हैं या देख भी लीजिए, आप इसे अच्छे से कीजिएगा। ठीक है,
ये इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी का ये आंसर है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ जो है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें क्रिया कौन सा है, इसको रेखांकित करना है। यहाँ पे रेखांकित किया गया है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF के थ्रू जाएगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर 4 जो था पंच परमेश्वर वो समाप्त हो गया। जो हमें इस बुक में समझाना था वो मैंने बता दिया, और जो दिखाना था वो हमने आपको करने के लिए बता दिया। अब बचता ये है कि आप जो है अपनी बुक को खोलिएगा और बुक को खोलने के बाद अच्छे से उसमें पढ़िएगा। एक बार जब आप पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तो आपको PDF के थ्रू जाना ही है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।